फयाज वासिफुद्दीन डागर। आप सुन रहे हैं मुझे www.rjmala.com पे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है ऑन एयर मेहमान। हाँ जी, हमें भी बहुत खुशी है आपके साथ जुड़ने की। जी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संगीत सम्राट तानसेन जी के जो गुरु हैं स्वामी हरिदास जी, उनके खानदान से हैं आप। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो हम बरसों से ये बताते आ रहे हैं। मेरे पिताजी की पीढ़ी ने भी बताया है, और इसके अलावा हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे शक्कर दादा, ये सब प्रूफ ही है कि उनके ही हम लोग वंशक हैं जी, स्वामी हरिदास जी के जी। और तानसेन जी के गुरु हैं, तो तानसेन जी हमारे गुरु भाई लगते हैं जी। तो मतलब सदियों से हम यही प्रूफ देते आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं मैं और कैसे प्रूफ दूं। जी नहीं, हमारी नहीं गायकी में से ही मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि ये बातें लोगों को पता है कि ऐसा है, लेकिन हम आपके मुंह से भी सुनना चाहते थे कि ये बात बिल्कुल सच ही है। और अब इतने सालों बाद जब आप रिलेट करते हैं किसी लिंक को, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आप उस वंशज से, उस पीढ़ी से जो चलते चले आ रहे हैं लोग, उनसे आप एक बार जरूर बात करके पूछें। कितना प्राउड फील करते हैं आप इस बात के लिए? प्राउड फील तो हम बहुत करते हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जहाँ पे संगीत का इतना प्रसार प्रचार चला आ रहा है जी। और साथ में प्राउड के साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जो हम जिनके हम बेटे हैं या जिनके हम वंशक हैं जी, उसी मयार पे और उसी दर्जे पे उसको रखना जी भी हमारी जरा दुगनी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सब लोगों को हमारे से अपेक्षा बहुत है जी, और सब लोग कंपेयर करते रहते हैं कि इनके बेटे हैं, उनके उस्ताद फयाजुद्दीन डागर साहब के बेटे, उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन डागर साहब के भतीजे हैं, नसीरुद्दीन खान साहब के पोते हैं, तो इस तरह से रहीमुद्दीन खान साहब के पोते होते, इस तरह से लोग कंपेयर भी करते रहते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ सन ऑफ अ बिग फादर। एक बड़े बाप का बेटा होना बहुत मुश्किल काम है जी। लेकिन साथ में ये है कि हमको वो आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हर इंसान को आशीर्वाद की जरूरत है, और इसी तरह से सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि आशीर्वाद लें जी, और उससे जो है तकदीरें बदल जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनके कहलवाए जाएं, कि हम उनके जो हमने वो पगडंडी जो संभाली हुई है, जो हमारे परिवार वालों ने हमको दी है, तो उसमें हम लगे हुए हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाए हमारा। जी सर, आपको लिए चलते हैं उस दौर में जब आपका बचपन गुजर रहा था। तो उस समय में कितना टाइम आप रियाज को देते थे, कितना रियाज करते थे, और आपकी म्यूजिक लर्निंग कब शुरू हुई और किन के अंडर आपने सीखना शुरू किया सबसे पहले? सबसे पहले तो मैंने अपने ताऊजी उस्ताद नसीर ज़हीरुद्दीन डागर साहब के ही अंडर शुरू किया जी। मेरे पिताजी और ताऊजी साथ में गाया करते थे, डागर ब्रदर्स के नाम से मशहूर रहे जी। कुछ लोग उनको यंगर डागर ब्रदर्स के हिस्से भी जानते हैं जी। और उनसे ही तालीम शुरुआत हुई जी। और उससे पहले भी ये ऐसा भी रहा कि क्योंकि घर में जो बड़े होते हैं वही सिखाते हैं जी। तो हमारे दादाजी के छोटे भाई उस्ताद रहीमुद्दीन खान साहब, मैं उनकी हयाती में ही मेरा जन्म हो गया था, तो वो बड़े खुश होते थे मुझे देख के जी। तो बहुत मतलब इनिशिएशन तो मेरे ताऊजी की तरफ से ही हुआ, क्योंकि सब आदमी मुझे एक बच्चे को क्या चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जी। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मतलब जब भी कोई भी आता था कि हाँ भाई हमारा बच्चा भी कर रहा है, जरा सुनिए, तो हम आके उन्होंने एक दो बंदिश सिखा दी थी, तो हम जल्दी से बीच में आ जाते थे और सब लोग से गाना शुरू हो जाता था। तो ऐसे इनिशिएशन दिया था, एटमॉस्फेयर दिया जाता है 5-6 साल की उम्र में, और उसके बाद फिर लेसन्स मिलते हैं, जो 8-9 साल की उम्र में लेसन्स मिलते हैं जी। और फिर उसके बाद और इंटरेस्टिंग लेसन्स मिलते चले आते हैं। तो ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की वो
वो किस तरह की तालीम दे रहे हैं जी। और फिर मतलब सीरियसनेस बढ़ती चली जाती है उसके अंदर लेसन्स में और यू गेट टू नो फर्दर मोर। तो मतलब जैसे एक आम जबान में अगर बोलूं, जैसे अगर हमारा शरीर कंप्यूटर है तो एक बच्चे की हार्ड डिस्क जो है एम्प्टी होती है, हाउ यू हैव टू प्रोग्राम इट। तो इस तरह से उन्होंने हमारे को प्रोग्राम दिया, एटमॉस्फेयर देके, वातावरण देके, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इसके अंदर एंटर करते चले गए। और जहां तक रियाज का ताल्लुक है, रियाज की शुरू से ही बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं दिया जाता है, एक दो घंटे ऐसे बिठाया जाता है शुरू में एटमॉस्फेयर में। कितने साल की उम्र में? मतलब ये 7-8 साल की उम्र में 1.5 घंटा 2 घंटा 24 घंटे। मतलब 7-8 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था सीखना। और फिर जब थोड़ा और बढ़ते जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, स्ट्रांग भी होते जाते हैं, तो उस हिसाब से आपके रियाज भी बढ़ जाते हैं जी। तो अब जैसे कहते हैं ना कि 20-15 घंटे तक रियाज होता है, 14 घंटे तक रियाज होता है। मतलब ये नहीं लोग सोचें कि ये एक साथ ही हो जाता है, 15-16 घंटे तक एक साथ ही बैठ गए या 17 घंटे तक एक साथ बैठ गए, ये नहीं। सुबह 6 घंटे बैठ गए, फिर 4 घंटे दोपहर को बैठ गए, फिर रात को बहुत देर और देर तक बैठ गए। इस तरह से ये इसका विभाजन होता है जी। एक साथ बैठने में लोग बैठे हैं, ये नहीं बोलता कि 10-10 घंटे और नहीं बैठे हैं, बैठे हैं जी। लेकिन ये रियाज जो है इस तरह से, क्योंकि गला भी तो उसकी भी एक लिमिट है, उसको भी थोड़ा सा सुकून देना पड़ता है जी। तो इसी तरह से चाहे वो साजिंदा हो, जो सितार या बीन, उर्दू बजाने वाले हो, उनकी भी उंगलियां थक जाती हैं, हमारे भी गला या जबान थक जाता है गाते गाते। इस तरह से जो तबला बजाने वाले या पखावट बजाने वाले, उनके साथ भी होता है। मतलब कैपेसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती है जी। अगर सर हम बात करें उस जमाने की, उस दौर की, जब आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया था, जब बच्चा होता है कोई भी तो उसको लगता है कि 4 चीजें और हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, लेकिन ये बड़ी लाजमी सी बात थी कि आपकी परंपराओं में ध्रुपद गायकी चली आ रही है तो आपका म्यूजिशियन बनना बड़ी एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि मुझे कुछ और चीज भी थी जो बहुत पसंद थी और मुझे वो भी करना था, या मैं वो बन जाता, या मैं वो बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ था, या आपने शुरू से ही सोचा था कि सिंगर ही बनेंगे, वोकलिस्ट ही बनेंगे? जब बच्चे होते हैं तो बहुत हर जगह, हर दिशा में आपका दिमाग जाता है जी। और स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान जाता है, क्रिकेट का भी शौक रहा जी। एक वक्त ये भी था कि क्रिकेट भी वो कर ले, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आया कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे, क्योंकि इतना घर में ऐसा वातावरण रहा कि हर आदमी सिर्फ, और मतलब यही नहीं कि घर वाले ही बोल रहे हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं बेटा आप रियाज तो कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं ना जी। आपकी परंपरा बड़ी बड़ी विराट है, बहुत जटिल है, इसको आपको जरूर संभालना है। अब जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे ये सुनते हैं, स्कूल में भी हमारे प्रिंसिपल यही कहते रहते थे जी। तो मैंने बीए नहीं किया तो हमारे प्रिंसिपल ने पिताजी से बोला, पिताजी जिससे कि आप ये करिए, मतलब मैं 3 साल में वासिफ को चाहूंगा कि परफॉर्मिंग स्टेज पे आए। आने वाले 3 सालों आने में? वाले, अच्छा, आने वाले, इसलिए बीए नहीं करने दिया उन्होंने। ओके, अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहूंगा कि आप ये परफॉर्मेंस में ज्यादा ध्यान दें जी। और 3-4 साल में स्टेज पे आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी इस बात से जी। लेकिन सर आपने मेरे ख्याल से शायद परफॉर्म करना काफी लेट शुरू किया। लेट नहीं, हमारे हिसाब से तो काफी जल्दी कर दिया। 20 साल की उम्र में मैंने परफॉर्मेंस दिया था पहला भारत भवन में 1988 में जी। और जो आपका सोलो परफॉर्मेंस था वो आपने कब दिया? 88 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और ताऊ जी के साथ पिताजी के देहांत के बाद मैं बैठा, 7 फरवरी 89 में उनका देहांत हुआ था जी। और मैं ये 25 फरवरी को मैंने परफॉर्मेंस दिया था ताऊ जी के साथ बैठ के, पिताजी जो जुगलबंदी करते थे उनके साथ जी। उस जगह पे बैठ के मैंने परफॉर्मेंस दिया। जब आप परफॉर्म करते हैं, एक तो वो वे है कि आपने पिताजी के साथ या ताऊ जी के साथ परफॉर्म किया, और एक होता है सोलो परफॉर्म करना, जब सारा दारोमदार आपके ऊपर है तो कितना नर्वस? अब तो आप बहुत सारे कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन आज की डेट में भी जब परफॉर्म करने जाते हैं किसी भी जगह पर, कितने नर्वस होते हैं आप?
देखिए, मूवमेंट इज नॉट इन अवर कंट्रोल जी। और एक कोई जो नया मैच होता है तो स्कोर 0 से ही शुरू होता है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, आप कितने धुरंधर प्लेयर हो, लेकिन आपकी इनिंग्स जो है वैसे वहीं से शुरू होती है। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट जी। तो नर्वसनेस भी उसी का एक निशानी है। ये नर्वसनेस भी आना एक अच्छी बात है कि मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जी। तो you ought to be nervous कि मतलब you are going to face public and of course you don't know कि what kind of audience, कैसे श्रोतागण कैसे बैठे हुए हैं, क्या अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं जी। क्योंकि there is not a repeat moment। लाइव जो पिछला जो गया वो गया, अब जो आप कर रहे हैं तो अब आपका नया है जी। और आपकी सांस की तवाजुन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके क्या सोच है जी। तो वो हर वक्त तो एक नहीं रहती है जी। तो ऑडियंस के हिसाब से भी और उस वातावरण के हिसाब से भी चेंज हो जाता है जी। तो नर्वसनेस लाजमी है मेरे ख्याल से। हर कलाकार, मेरे ख्याल से हर बड़ा कलाकार भी सोचता है कि परमात्मा अच्छा काम करवा दे जी। लोग इतने अपेक्षा के साथ बैठे हुए हैं, इतना अपेक्षा कर रहे हैं, तो हमारा ये क्षण उनके साथ अच्छा बीत जाए और ये होना चाहिए जी। सर, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, भारत सरकार के सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है 2010 में। किनको आप इसके लिए क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुओं को इसका क्रेडिट दूंगा जी। और न सिर्फ मतलब उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर साहब और उस्ताद फैयाज़ुद्दीन डागर, मेरे दोनों गुरु हैं, ताऊजी और पिताजी जी। इसके अलावा मैं अपने सारे बड़े जो हैं और उन सबको भी मैं इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। लोग भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद लेना जी। अपने आप को ही एक जनरेटर समझ लिया है जी। तो ये, लेकिन हमको ये सोचना है कि हम इतने इतना बड़ा ग्रिड है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें हमारा करंट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये करंट जो है, ये एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है, हमको हमारे बुजुर्गों से मिल रही है, हमारे बड़ों से मिल रही है। तो उनसे हमको दुआएं लेनी बहुत जरूरी है। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं जी। क्योंकि आपको सब कुछ मिल सकता है भीख मांग के, भीख में आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दुआ नहीं मिल सकती। झिंझोड़ के भी अगर बोलेंगे कि दुआ दे दो तो दुआ नहीं देगा, उसके लिए आपको पारकी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिजर्विंग टू गेट दुआ, टू गेट ब्लेसिंग। तो इसीलिए दुआएं बहुत काम आती हैं। तो मेरी हमारे घर के जितने भी लोग हैं, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे और लोग हैं, उन सबकी दुआएं साथ में काम आ रही हैं और यही उम्मीद है कि आती रहेंगी। और इसमें से जो चाहने वाले, जो हमारे श्रोता हैं, उनकी भी दुआएं साथ में हैं, क्योंकि वो जब किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम किसी के, कोई हमारा आइडियल होता है जी। लेकिन जैसे हमारे खानदान है, हमारे खानदान में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, हम किसी एक के पीछे लगे, वो हमारा आइडल है कि हम उनकी तरह कर रहे हैं, उन्हीं की तरह अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पलट के देखते हैं तो हमारा एक जूनियर है, हमारे से एक यंगस्टर है, वो हमको फॉलो कर रहा है जी। तो वहीं पे हमारी जो है हम समझ जाते हैं कि जब देखते हैं कि कोई हमको फॉलो कर रहा है और हमको कोई वो कर रहा है, तो इसलिए इससे हमारे में हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं जी।